रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखा है रॉबर्ट कियोस्की ने और शेरन लेचर ने। जिम रॉन ने एक बार कहा था, फॉर्मल एजुकेशन आपको जीने लायक पैसा कमाना सिखा देगा, परंतु सेल्फ एजुकेशन आपको पूंजीपति बना देगा। इसी बात को समझने वाली एक किताब रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोस्की और शेरन लेचर के द्वारा 1997 में लिखी गई थी। रॉबर्ट अपने आप में बहुत सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं और समाज के ऊंचे पायदान पर पहुंचकर उन्हें पता चला कि अमीर लोग अपनी आने वाली पुश्तों को जो शिक्षा देते हैं वह गरीबों के लिए कभी उपलब्ध नहीं होती। रॉबर्ट इस किताब में रीडर के सामने वही शिक्षा लेकर आने का प्रयास करते हैं। रॉबर्ट का नॉलेज कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रॉबर्ट 50 वर्ष के होने के पूर्व ही अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले चुके थे। रॉबर्ट आपको गरीब एवं अमीर व्यक्ति में फर्क समझाते हुए बताते हैं कि गरीब व्यक्ति पूरी जिंदगी भर कोई नया काम नहीं कर पाता, क्योंकि वह यही सोचता रहता है कि समाज इस पर क्या कमेंट करेगा। वही अमीर व्यक्ति को ये पता होता है कि वह समाज के ऊपरी पायदान पर बैठा हुआ है, इसलिए समाज क्या सोचेगा और कैसे सोचेगा, और इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सबने रैट रेस के बारे में सुना होगा। यकीन मानिए, दुनिया के 99% लोग इसी दौड़ में दौड़ रहे हैं। वो हर किसी के लिए काम करते हैं, कभी अपने बॉस के लिए, कभी सरकार के लिए, कभी किसी के लिए। सिर्फ इसलिए अपने लिए वो काम नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डर रहता है, और ये डर होता है हमारे समाज के डिसअप्रूवल का। चलिए आपको ये बात एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करते हैं। आपने बचपन में सुना होगा कि बेटा पढ़ाई पर ध्यान लगाओ, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो भविष्य अच्छा बन जाएगा। ये बात तो एकदम सही है, और हो सकता है कि जब आप बच्चे थे तो ये सलाह काम भी करती थी, पर आपको अपने आप से पूछना होगा, क्या आज के युग में सिर्फ अच्छा पढ़ लिख लेना ही काफी है? और ये सवाल पूछते समय उन न्यूज़पेपर की खबरों पर अपना ध्यान रखिएगा जो कहती हैं कि चपरासी की पोस्ट के लिए 50 पीएचडी ने फॉर्म भरा है। अगर आपका मन इससे नहीं भरा तो आपको एक और बात याद दिलाते हैं। बचपन से ये बात आपके दिमाग में ठूस ठूस कर भर दी जाती है कि नौकरी ही सब कुछ है। याद आया कुछ? और जब कभी आप नौकरी के अलावा आप कुछ करना चाहते हैं तो आपको ये समाज अपना डिसअप्रूवल दिखाता है और आप बस इसी के हिसाब से चलते हैं। लेसन नंबर 1, डर, लालच और फाइनेंशियल इग्नोरेंस आपके लिए घातक हो सकता है। डर और लालच इंसान के बेसिक इमोशंस हैं। जिस व्यक्ति के पास कम पैसा है उसे और भी ज्यादा पैसा कमाने का लालच है, और जिसके पास बहुत पैसा है उसे इस पैसे के चले जाने का डर है। तो आप अमीर हो या गरीब, डर और लालच आपके दिमाग में बैठे हुए हैं। आप फाइनेंस के विषय में अपने आप को एजुकेट कीजिए। ध्यान रखिए कि पूरी स्टडी के साथ लगाया गया सट्टा भी बिजनेस है, और बिना स्टडी के शुरू किया गया बिजनेस भी एक सट्टा है। तो फाइनेंशियली एजुकेट बनना अत्यंत आवश्यक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको एकदम से कुछ रकम मिल गई है और आप इस रकम का इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में करना चाहते हैं, पर आप फाइनेंशियली अनएजुकेटेड हैं। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आप पर लालच हावी हो जाएगा और आप बिना किसी स्टडी के किसी भी शेयर में इन्वेस्ट कर देंगे, या तो आप पर डर हावी हो जाएगा और आप इन्वेस्ट करने की इस अपॉर्चुनिटी को खो देंगे। सरल शब्दों में कहा जाए, जब आपके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी होती है तो आप पर डर या फिर लालच हावी होता है। फाइनेंशियली एजुकेटेड व्यक्ति अपने फाइनेंस के विषय में रैशनल। लेसन नंबर 2, ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम हमें फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं देता है। आपने कभी ध्यान दिया है कि दुनिया टैलेंटेड लोगों से भरी पड़ी है, अर्थात अमीर एवं गरीब व्यक्ति के बीच में टैलेंट का फर्क नहीं है। अगर कोई फर्क है तो एजुकेशन का है। अमीर व्यक्ति को
सही फाइनेंशियल एजुकेशन अपने परिवार में मिल जाता है, वहीं गरीब व्यक्ति को कभी ये एजुकेशन नहीं मिलता। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम कभी आपको इन्वेस्टिंग, टैक्स, अकाउंटिंग जैसे विषय के बारे में नहीं बताता, जबकि ये सारी चीजें हमारे काम में आने वाली हैं। भारतीय एजुकेशन सिस्टम, जिसे एंटरप्रेन्योर बनाने वाली व्यवस्था बनना था, आज बाबू बनाने वाली मशीन बनकर रह गया है। और इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी केवल स्कूल के छात्रों में है। यही कमी अच्छे अच्छे प्रोफेशनल में भी है। क्या आपने इस बात पर कभी ध्यान दिया है कि आईआईटी से निकलने वाले बहुत बड़ी संख्या में छात्र स्टार्टअप शुरू करते हैं, पर उनमें से 95% स्टार्टअप सफल नहीं हो पाते। क्या आपको लगता है कि इन छात्रों में किसी भी तरह के टैलेंट की कोई कमी है? अगर उनमें कोई कमी है तो फाइनेंशियल एजुकेशन की। उनकी असफलता में जितना दोष उनका है, उतना ही दोष हमारे समाज का है, जिसने एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जो बच्चों को फाइनेंशियली एजुकेट नहीं बनाता है। लेसन नंबर 3, अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करें और अपनी फाइनेंशियल यथास्थिति पता करें। अमीर बनने के ये पहले 2 कदम हैं। अमीर बनने के लक्ष्य की ओर जितना जल्दी आप चलना चालू कर दें, उतना अच्छा है। इस रास्ते को शुरू करने की कोई उम्र नहीं है। आप कभी भी इस लक्ष्य को पाने के प्रयास शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले आपको फाइनेंशियली एजुकेटेड होना है। इसके लिए या तो आप औपचारिक तरीके अपना सकते हैं या फिर बहुत ही सरल तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट कर सकते हैं। इसके कुछ और भी तरीके हैं। या तो आप ऐसी जॉब ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है, या फिर आप अपने बचे हुए समय में किताबों या किसी फाइनेंशियल क्लास के जरिए अपना फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ा सकते हैं। जब आप में फाइनेंस की समझ आ गई हो तो आप अपनी बैलेंस शीट पर एक नज़र दौड़ाइए और पता करें कि आप कहां खड़े हैं। और एक बार जब आपको अपनी फाइनेंशियल यथास्थिति का ज्ञान हो जाए, तब आप अपना नया लक्ष्य बनाएं, क्योंकि आपको यथास्थिति की नॉलेज है, इसलिए आपके भविष्य के प्रोडक्शन के सही होने के ज्यादा चांस हैं। आप ये तय करें कि अगले 5 या 10 या फिर 15 साल में आप अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। लेसन नंबर 4, रिस्क तो लेना पड़ेगा। आप अपने चारों ओर नजर दौड़ाइए और सफल व्यक्तियों के जीवन में झांकने का प्रयास कीजिएगा, तो आपको उन सब में एक बात कॉमन मिलेगी, और वो बात है जिंदगी के किसी ना किसी दौर में उन्होंने कोई ना कोई रिस्क लिया था। अगर आप सफलता की तैयारी कर रहे हैं तो रिस्क लेने की भी तैयारी कीजिए। आप इस बात को इस तरह से समझिए कि आज आप अमीर नहीं हैं, तो इसका मतलब सरल भाषा में यह हुआ कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं वो आपको अमीर बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। तो आपको ऐसा कुछ करना होगा जो नया हो, और हर नया काम जोखिम भरा होगा। बैंक में एफडी बनाना किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है, पर वहीं स्टॉक में इन्वेस्ट करना जोखिम भरा होते हुए भी आपको एफडी से कहीं ज़्यादा फायदा देगा। सरल शब्दों में कहें तो रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं तो आपके रिस्क में और आम आदमी के रिस्क में ये फर्क होगा कि आपका रिस्क कैलकुलेटेड है, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर है। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं तो शेयर मार्केट इकलौती जगह नहीं जहां आप पैसा बना सकते हैं। आप रियलिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। जैसे कि कहते हैं, ऑल वर्ल्ड इज योर ऑयस्टर। आपके रिस्क कैलकुलेटेड हो, पर रिस्क तो रिस्क है। इसमें रिस्क लगाया हुआ पैसा लूज करने की आशंका है, और अगर ऐसा हुआ तो आप अपने जीवन में थोड़ा पीछे चले जाएंगे। पर अगर आपकी कैलकुलेटेड रिस्क आपके काम आ गई तो यह आपको जीवन के अगले दौर में आपको बड़े बैंक बैलेंस के पास पहुंचा देगी। अगर अमीर बनना है तो रिस्क लेना सीखना ही पड़ेगा। लेसन नंबर 5, रास्ता लंबा है, मोटिवेशन बनाए रखिएगा। आप अमीर बाप के घर में पैदा नहीं हुए हैं तो आपके लिए अमीर बनने का रास्ता बहुत लंबा है।
इस रास्ते में आपको कई सफलताएं मिलेंगी और कई असफलताएं भी मिलेंगी, पर आपको ध्यान रखना होगा कि आप अपने अंतिम लक्ष्य पर तभी पहुंच पाएंगे जब आप इस पूरे रास्ते में मोटिवेटेड रहेंगे। अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो किसी भी असफलता को बहाना बनाकर आप इस रास्ते से हट सकते हैं, और अगर आप मोटिवेटेड रहेंगे तो आने वाली किसी भी असफलता से सीखेंगे और फिर आप आगे बढ़ेंगे। मोटिवेटेड रहने का एक और तरीका है, एक लिस्ट बनाइए जिसमें लिखिए कि आप क्या चाहते हैं और आप क्या नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, अगले 5 साल में आप अपने परिवार को दुनिया के टूर पर ले जाना चाहते हैं और आप पूरी जिंदगी गरीब आदमी की तरह हर चीज लेने से पहले सोचना नहीं चाहते। आपने सुना होगा कि अगर कोई कंपनी फायदे में रहती है तो वह अपने कर्मचारियों को बोनस देती है, और वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर कंपनी एम्प्लॉय को किसी भी तरह का नाम देती है तो वह एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है। ठीक इसी तरह अगर आपको इस रास्ते में कोई भी छोटी मोटी सफलता मिलती है तो हर एक बार अपने आप पर कुछ पैसा खर्च कीजिए, हर सफलता को एंजॉय करने का प्रयास कीजिए। ऐसा करने से आप मोटिवेटेड रहेंगे। आपका कोई ना कोई आइडल तो होगा। आप किसी ना किसी व्यक्ति के जैसा बनना चाहते होंगे। उसकी बायोग्राफी पढ़ें, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करें। आप जानिए कि उसका इस ऊंचाई तक पहुंचने का सफर कैसा था। दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो अपने अनुभवों से सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरों के अनुभवों से सीखने का प्रयास करते हैं। अगर आपको एक अमीर आदमी बनना है तो अपने अनुभवों से सीखने के साथ ही दूसरों के अनुभव से सीखने का प्रयास करना होगा। सफर काफी ज्यादा लंबा है और लक्ष्य तक केवल मोटिवेट आदमी ही पहुंच पाएगा। लेसन नंबर 6, घमंड और आलस पूंजी नष्ट करने वाले वायरस हैं। हिंदी में एक कहावत है, पूत कपूत तो धन संचय, पूत कपूत तो धन संचय। अर्थात अगर आपके पुत्र में सही क्वालिटी है तो वह एक ना एक दिन अपना धन खुद ही बना लेगा, और अगर आपके पुत्र में सही क्वालिटी नहीं है तो आप कितना भी धन इकट्ठा कर ले वो उसे एक ना एक दिन नष्ट कर देगा। आलस और घमंड दो ऐसी क्वालिटी हैं जो अमीर से अमीर आदमी के धन को नष्ट करने की क्षमता रखती है। आपको आलस और घमंड का सही मतलब समझना होगा। कम काम करना आलस नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम नहीं उठाना आलस है। ठीक वैसे ही अपने आप को सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट मानना और ये सोचना कि आपका डिसीजन कभी गलत नहीं हो सकता घमंड है। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में अगर आप आलसी हैं तो कोई बढ़िया मौका हाथ से निकलने दे सकते हैं, और अगर आप में घमंड है तो आप फालतू का रिस्क ले सकते हैं। दोनों ही दशा में आपको इससे पूंजी की हानि होगी। इसलिए अगर आपको सफल होना है तो आलस कभी न करें और अपने निर्णय में विश्वास तो रखें, पर अति आत्मविश्वास घमंड का कारण बन सकता है। लेसन नंबर 7, एसेट इकट्ठा करें और लायबिलिटी से दूर रहें। अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं तो आपको एसेट और लायबिलिटी में फर्क पता होगा, पर चलिए आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करते हैं और आपको एक उदाहरण के साथ इन दोनों में फर्क समझाते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 2 कार हैं। एक कार आप किराए से चलाते हैं जो आपको एक नियमित आय देती है, तो यह कार आपके लिए एसेट है। वहीं आपके पास दूसरी कार है जो घर में खड़ी रहती है और समय समय पर मेंटेनेंस के लिए आपको खर्चा भी करवाती है, तो ये वाली कार आपकी लायबिलिटी है। एसेट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो जमीन हो या शेयर हो या कोई बॉन्ड या फिर पॉलिसी हो। ये ऐसी कोई भी वस्तु जो इनकम जनरेट करने में सक्षम है वो एसेट है। गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है और अमीर आदमी का पैसा उसके लिए काम करता है। इन्वेस्टिंग अगर सही हो तो आपका पैसा आपको पैसा कमा कर देता है और आप अपना पैसा एसेट में ही इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए एसेट एवं लायबिलिटी में फर्क को समझना अत्यंत आवश्यक है। बहुत से लोगों का मानना है कि घर एक एसेट है, जबकि असल में ऐसा नहीं है।
सही इन्वेस्टिंग का यही फॉर्मूला है कि एसेट से चिपके रहिए और लायबिलिटी से दूर रहिए। लेसन नंबर 8, आपका प्रोफेशन आपका घर चलाएगा, आपका बिजनेस आपके लिए पूंजी बनाएगा। बहुत से लोगों को लगता है कि आपका बिजनेस ही आपकी जॉब है, परंतु फाइनेंशियल टर्मिनोलॉजी में इनमें बहुत फर्क है। ऐसा कोई भी काम जो आपको अपने परिवार का पालन पोषण करने लायक पैसा कमा कर देता है, वह आपकी जॉब है। पर इस जॉब से मिलने वाले पैसे की बचत करने के बाद भी आप कभी अमीर नहीं बन पाएंगे, इस बात का आपको आभास है। वहीं ऐसा काम जो आपको पूंजी बना कर देता है, वो आपका बिजनेस है। चलिए इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। चलिए मान लीजिए कि आप किसी अच्छे बैंक में मैनेजर हैं। इससे जो आपको आय मिलती है उससे आप परिवार चलाते हैं, और अगर आप इसी आय से बची हुई रकम को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वह आपका बिजनेस है। एक दूसरे के उदाहरण के अनुसार मान लीजिए कि आपकी दुकान से आपका घर चलता है, तो यह आपकी जॉब है, और आपका किसी भी तरह का पूंजी निवेश आपका बिजनेस है। चलिए आपको और भी सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करते हैं। जॉब वो चीज है जहां आप पैसे के लिए काम करते हैं, वहीं बिजनेस ऐसा कोई काम है जहां पर पैसा आपके लिए काम करता है, अर्थात पैसा आपको और भी ज्यादा पैसा कमा कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जॉब से मिला पैसा जो आप इन्वेस्ट किया था अच्छी खासी कमाई करके देने लगता है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट को ही अपना पूर्ण बिजनेस बना ले और जॉब में अपना समय व्यर्थ करना छोड़ दे। पर यह तभी हो सकता है जब इन्वेस्टमेंट से अच्छी खासी कमाई शुरू हो जाए, और अगर आप इस सिचुएशन में पहुंच गए हैं तो आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं। लेसन नंबर 9, टैक्स कोड को समझिए। जैसा कि लेखक पहले ही इस बात पर जोर दे चुका है कि फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, और टैक्स कोड को समझना इसी फाइनेंशियल एजुकेशन का हिस्सा है। अगर आपको टैक्स कोड की समझ है तो ये आपके लिए एसेट है, और अगर आपको टैक्स कोड की समझ नहीं है तो ये आपके लिए लायबिलिटी है। आप और हम भारत के अच्छे नागरिक हैं, इसलिए हम समय समय पर टैक्स देते हैं, और टैक्स को बचाने के लिए कई लीगल तरीके हैं जिन्हें सरकार ने आपके लिए उपलब्ध करवाया है। और अगर आप इन तरीकों को समझना चाहते हैं एवं इससे फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको टैक्स कोड को समझना होगा। टैक्स कोड को समझना इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अगर आप कहीं और नौकरी कर रहे हैं तो टैक्स कटने के बाद बची हुई रकम पर आप जीना सीख लेते हैं, परंतु अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो टैक्स में दी जाने वाली रकम आपके इन्वेस्ट की जाने वाली रकम से निकाली जाती है, जिसके कारण आपके इन्वेस्टमेंट का साइज कम हो जाता है और इससे आपके फायदे का साइज भी कम हो जाता है। इसलिए ये अत्यंत आवश्यक है कि आपको टैक्स कोड की समझ हो ताकि आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया को सही तरीके से नेविगेट कर सकें। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका इकलौता बिजनेस इन्वेस्टमेंट का है। अगर आपको टैक्स कोड की समझ है तो आपको पता होगा कि इस बिजनेस को करने में आने वाले खर्चों के लिए आप टैक्स रिबेट ले सकते हैं। तो अपने सारे खर्चों का हिसाब रखें और जस्टिफाई करने के लिए जिन कागजों की जरूरत है उन्हें संभाल कर रखें। ऐसा करने से आप अपनी बहुत बड़ी रकम बचा सकते हैं। अपने प्रॉफिट को वापस री इन्वेस्ट करने का तरीका सीखें। ऐसा करने से जब तक आप नई इन्वेस्टमेंट को रियलाइज नहीं करेंगे तब तक आपको टैक्स बचाने की जरूरत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि अब तो आप समझ ही गए होंगे कि टैक्स कोड को समझना आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बुक का फाइनल कंक्लूजन, ये किताब आपको समझाने का प्रयास करती है कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। समाज आपको कोई भी नया काम करने पर हमेशा डिसअप्रूवल की नजर से देखेगा, सिर्फ इसलिए उस काम को करने से पहले आप अपने आप को ना रोकें।
समाज अपने चारों तरफ एक ऐसी मशीनरी तैयार करता है जो समाज में ही रहने वाले लोग पैदा करते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारा एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में आपको बहुत सी सीमित फाइनेंशियल एजुकेशन दी जाती है ताकि आप हमेशा फाइनेंशियल अनएजुकेटेड बने रहें और समाज की हर बात मानने वाला वफादार व्यक्ति बने। पर इस बात को ध्यान रखिएगा कि गरीब लोग समाज के हिसाब से चलते हैं और समाज अमीर लोगों के हिसाब से चलता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप इस समाज के हिसाब से चलना चाहते हैं या फिर समाज आपके हिसाब से चलेगा। ये किताब आपको फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए सेल्फ एजुकेशन की सलाह देती है। ये किताब आपको एम्बिशियस बनाना सिखाती है। ये किताब आपको अपनी पूंजी को सही तरीके से इन्वेस्ट करने के लगभग सारे तरीके बताती है, चाहे वह स्टॉक मार्केट हो या फिर रियल स्टेट या बॉन्ड मार्केट हो या फिर कोई अन्य जगह। ये आपको एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनाने के सारे तरीके बताती है। पर इन तरीकों का कोई मतलब नहीं है जब तक कि आप इस रास्ते पर आगे बढ़कर कोई इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इस किताब के लेखक आपको हर चीज का रिकॉर्ड रखने को कहते हैं, हर खर्च का रिकॉर्ड, हर आय का रिकॉर्ड। यही रिकॉर्ड आपको बेहतर डिसीजन लेने में आपकी मदद करेंगे। आपका लक्ष्य है खर्चों को कम से कम करना और आय को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। लेखक आपको अपने एसेट और लायबिलिटी का रिकॉर्ड रखने को भी कहता है और लगातार उनकी कीमत ट्रैक करने की सलाह देता है। ऐसा करने से अगर कोई एसेट लायबिलिटी में बदल रहा है तो आपको जल्दी से जल्दी उसे डिस्पोज करने की जरूरत है। वहीं लगातार ट्रैकिंग आपको उन लायबिलिटी के बारे में भी बता सकती हैं जो भविष्य में एसेट बन सकती हैं। दुनिया की सारी नॉलेज किताबों में नहीं है, इसलिए अपने आप को ऐसे लोगों से मिलाने का प्रयत्न कीजिए जो मार्केट में ऑलरेडी अनुभवी हो, क्योंकि हो सकता है उनके पास ऐसा कोई विजडम हो जो आपके पास नहीं है। आप किताबों से सीखें या किसी और के अनुभवों से, किसी भी तरह का फाइनेंशियल एजुकेशन आपके काम का है। ये किताब आपको अमीर बनने के रास्ते में उपयोग लाने वाले सारे हथियार प्रदान करती है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इन हथियारों का उपयोग कैसे करते हैं।